उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन। टनल के ऊपर से वर्टिकल बोरिंग के लिए सड़क बनाने का काम जारी। ड्रिलिंग के लिए आज पहुंच सकती है मशीन। बीजेपी ने अपने SC/ST सम्मेलन का समय बदला। अब दिसंबर में होगा सम्मेलन। प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा लोगों पर बीजेपी की नजर। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन। घाटों में उमड़े श्रद्धालु। छठ गीतों से गुंजयमान हुए घाट। पिथौरागढ़ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ खाक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर उत्तरकाशी से। आपको बता दें, जहां टनल में फंसे मजदूरों को बचवाने के लिए अभियान जो है लगातार तेजी से चलाया जा रहा है। बचाव अभियान का आज 9वां दिन है। 6 जगहों पर आपको बता दें कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सुरंग की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। BRO के जवान और इंजीनियर युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। अन्य राज्यों से भी आपको बता दें कि आधुनिक मशीनों को मंगवाया गया है। तो PMO के अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर डेरा डाल रखा है। CM धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं। PM मोदी को भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। सुरंग में दिवाली की सुबह से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए ये मामला काफी चिंताजनक अब होता जा रहा है, क्योंकि पहले हमने तस्वीरें देखी थी, थाईलैंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां भी वैसा मामला आया था सामने, लेकिन वहां 1 हफ्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन अगर अब देखा जाए उत्तरकाशी का ये मामला 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू जारी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ये उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला जो पड़ता है वहाँ पर सिलक्यारा की अगर बात करें, वहाँ पर जो टनल है उसमें 40 मजदूर फंसे होने की जो यहाँ पर जो मामला है वो अभी भी यथावत है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है मजदूरों को निकालने का, उसमें अभी सफलता किसी भी तरीके से जो है नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चिंताजनक जो है इसको माना भी जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर अगर सरकार की बात की जाए, सरकार पूरी तरीके से, सरकार का कहना है कि जितने भी वहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं सभी सुरक्षित है और लगातार उनको निकालने के जो प्रयास है वो इस दौरान किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो CM धामी भी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्देश अधिकारियों को जो है यहाँ पर दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर मजदूर फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो है या फिर उनसे बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो उनके तीमारदार हैं, तीमारदारों से उनकी बात की कराई जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये मशीनें मंगाई जा रही हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी जो है मशीनों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि अपनी व्यवस्थाएं बना करके रखें। तो जो यहाँ पर जिस तरीके से अब की अगर बात की जाए तो 9 दिन जो है यहाँ पर बीत चुके हैं पूरे, और अभी तक जो है मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी जो है इस दौरान यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए रेस्क्यू पर अगर हम नजर डालें, लगातार पहले दिन से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अगर इस रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके, अलग अलग तकनीकी जो है वो अपनाई गई है। यहाँ पर पहले थाईलैंड से मदद ली गई थी और इसके पहले आम जो रेस्क्यू होता है वो भी किया गया था तमाम टीमों के साथ, और इसके बाद आधुनिक मशीनों को लाया गया था। और जैसा कि हम सभी को पता है, मशीन बीच में खराब भी हुई थी, हालांकि इंदौर से नई मशीन मंगवाई गई थी। तो आखिर कमी कहां पर आ रही है? क्या कुछ अधिकारियों का कहना है मामले में? कब तक आखिर रेस्क्यू हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये रेस्क्यू लगातार पहले दिन से ही जारी है और PMO खुद जो है अब इस मामले को देख रहा है। सुरंग के जो टनल का जो कार्य है उसमें जो मजदूर फंसे हैं उनको निकालने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। SDRF NDRF की जो टीमें हैं वो भी लगातार प्रयास कर रही है और अब नए सिरे से जो है नई तरीके से, नई टेक्निक के साथ में जो है यहाँ पर उनको निकालने के लिए जो सुरंग है, सुरंग में 6 जगहों को चिन्हित किया गया है जिसके माध्यम से
उनको निकालने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर कमियों की बात की जाए तो कमी कोई ऐसी सामने निकल कर नहीं आ रही है जिसमें कि लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद जो है इन सब चीज़ों का अपडेट धामी सरकार से ले रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है यहाँ पर पल पल की खबर जो है वो बनाए हुए हैं, अपडेट जो है वहाँ से ले रहे हैं, खुद मौके पर जा रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। और बीते दिन की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री भी जो है नितिन गडकरी वो भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है स्थलीय निरीक्षण किया। कई चीजों में जो है काफी बदलाव भी इस दौरान किए गए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, टनल में से जो मजदूर हैं उनको निकालने के लिए लगातार धामी सरकार प्रयास कर रही है। और केंद्र की भी अगर बात करें तो केंद्र में जो बिल्कुल अब इन्हें कहा जा सकता है शासन प्रशासन का हालांकि पूरा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रयास में सफलता अभी नहीं मिली है और ऐसे में कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सफलता मिले। विनय, मैं जानना चाहूंगी, फिलहाल अगर मजदूरों की हम बात करें, पहले दिन से ही अगर देखा जाए तो पाइप के माध्यम से संपर्क उनसे बना हुआ था, खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही थी, ऑक्सीजन भी भिजवाई जा रही थी। हालांकि इसमें दो बड़ी लापरवाही सामने आई थी। एक तो अगर कहा जा सकता है कि कुछ मजदूरों की तबियत खराब होने की खबरें सामने आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दिनों तक अगर मजदूर फंसे रहेंगे टनल में तो तबियत तो खराब होनी है। और साथ ही भी एक खबर यह भी सामने आई थी, पहले 40 मजदूरों का जिक्र किया जा रहा था और अचानक से एक मजदूर की और पुष्टि हुई थी कि 41 मजदूर उस सुरंग में फंसे हुए हैं। तो फिलहाल मजदूरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो मज़दूरों की यहाँ पर स्वास्थ्य खराब होने की बात सामने आई थी, उसको लेकर के जो है यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से जो दवाइयों की व्यवस्था है वो वहाँ पर करा दी थी, उस पाइप के माध्यम से, जिससे खाने की सामग्री भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, उसी के माध्यम से जो है दवाइयाँ भी अंदर पहुँचाई गई थी। तो अब जो वहाँ पर मज़दूर हैं वो लगभग सभी जो मज़दूर हैं उनको स्वस्थ जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अब 40 तक का जो आंकड़ा इस दौरान यहाँ पर बताया जा रहा था कि 40 मजदूर जो है वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो अब 41 बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कंपनी है, कंपनी की जो लापरवाही है किस तरीके से इसमें सामने आ रही है, क्योंकि जो 40 का आंकड़ा इस दौरान यहाँ पर दिया गया था, तो वो जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया था तो कंपनी ने ही वो लिस्ट जो है यहाँ पर शासन को दी थी। शासन ने जो है उसी को जो है सामने रखा कि 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब 41 मजदूर जो है इस दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है देखी जा सकती है कि बड़ी लापरवाही ही यहाँ पर कंपनी की रही है। और यहाँ पर पहली प्राथमिकता की अगर बात करें, पहली प्राथमिकता जो है सीएम धामी ने कहा है कि मजदूरों को निकालने की है, उसके बाद ही जो है कंपनी के खिलाफ किस तरीके से जो है कार्रवाई की जानी है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि मजदूरों की जान को बचाया जाए। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि टनल में फंसे हुए मजदूरों को अब 9 दिन हो चुके हैं, यानी कि 9 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ सहयोगी दीपक नौटियाल जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। दीपक, फिलहाल देखा जा रहा है कि 9वां दिन आज हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है थाईलैंड की मदद ली गई थी, थाईलैंड से कुछ एक देखा जाए तो सीख के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया था और अब बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो फिर आखिर समस्या कहां पर आ रही, क्यों इतना समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी आपको बता दूं कि आज इस रेस्क्यू अभियान का 9वां दिन है और देखा जाए तो अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम है उनके हाथ अब तक जो है कामयाबी केवल 0% ही लगी है, क्योंकि पहले जो है मैनुअल तरीके से यहाँ पे खुदाई करी गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो अमेरिकन जो ड्रिल मशीन है वो मंगाई गई थी, वो भी फेल हो गई थी। उसके बाद फिर मैनुअल तरीके से काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब पीएमओ के जो सचिव है मंगेश जिलाल जी वो यहाँ पे आए, उन्होंने उनके द्वारा जो है कि नई रणनीति बनाई गई कि टनल के 5 तरफ से खुदाई करी जाएगी और अलग अलग हिस्से से ड्रिलिंग करके जो है वहाँ पे पाइप पहुँचाए जाएंगे। फिलहाल अभी अपडेट ये है कि जो टनल का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे जो है बीआरओ द्वारा सड़क तैयार कर ली गई है और वहाँ पे जो है जो बोरिंग मशीन होती है वो
वहाँ पे पहुंचाई जा रही है। और ऊपर से साथ में एक अपडेट इसमें ये है कि जो वहाँ पे मजदूर फंसे हैं उनके लिए जो खाने के लिए जो है एक जो नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका जो है अभी 90% काम पूरा हो चुका है। शायद दोपहर तक जो पाइपलाइन जो है जिसके थ्रू जो उनको जो है रोटी चावल वगैरह जो अंदर भेजने वो जो है पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, देखा जा सकता है कि हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शासन प्रशासन की बात कर ले या फिर सीएम से लेकर पीएम तक तमाम पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी मजदूरों की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार संपर्क वैसे उनसे किया जा रहा है, जिस तरह से आप बताए थे पाइप के माध्यम से खाद्य सामग्री की हम बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, और बीच में ये खबरें भी सामने आई थी कि कुछ मजदूरों की तबीयतें बिगड़ी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या मजदूरों से संपर्क बना हुआ है? जी बिल्कुल, मजदूरों के परिजन हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात करके बाहर निकले। अभी फिलहाल वो जो है जो भी मजदूर हैं वो सब जो है स्वस्थ हैं। और कल जो वहाँ पे डॉक्टर पीएस पोखरियाल जो कि मजदूरों का जो है जो उनको दवाइयाँ भेज रहे हैं, लगातार उनसे जो संपर्क कर रहे हैं। पीएस पोखरियाल जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 2 मजदूरों को जो है उल्टी पेचिश की जो शिकायत आई थी उनको जो है दवाइयाँ भेज दी गई है और अभी फिलहाल वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। साथ ही एक बात मैं इसमें अपडेट अभी और एक कर दूं कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है जो यहाँ पे बचाव अभियान में लगे हुए दल है उनमें मेरी किसी से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो अब जो रोबोट है वो जो है कल उस पाइप के द्वारा जो है अंदर पहुंचाया जा रहा है, तो वास्तविक स्थिति बताई कि अंदर क्या है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की और उत्तरकाशी के सरग्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित है और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में युवा कांग्रेस की ओर से इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की तमाम ऐसी महिलाएं जो जनहित मुद्दों पर लोगों के साथ रहती है और समाज में सामाजिक कार्य करती है, उन तमाम दर्जनों भर अधिक महिलाओं को इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित महिलाओं में कांग्रेस की कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी और छात्राएं भी शामिल रहीं। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में इंदिरा प्रियदर्शनी 2023 अवार्ड आज दिया गया, जिसमें समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है। इसमें लगभग 17-18 हमारी महिलाएं थीं, जिसमें छात्र संघ की भी कुछ पदाधिकारी थीं, कुछ कांग्रेस की नेत्री हैं और कुछ समाज में समाज सेवा का काम कर रही हैं। उन महिलाओं को, उन बहनों को, छोटी बहनों को और बड़ी माताओं बहनों को अपना सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है युवा कांग्रेस। देहरादून में राजपुर रोड स्थित राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स के दुकानदार गंदगी से परेशान हैं। कॉम्प्लेक्स की दुकानों में सीवर का गंदा पानी घुस रहा है। इससे परेशान होकर राज प्लाजा दुकानदार समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर का बुरा हाल कर दिया गया है। सीवर का गंदा पानी बहने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने हमें एक सपना दिखाया स्मार्ट सिटी का। उस स्मार्ट सिटी में उनका ये कहा गया कि लक्ष्य है हमारा सुंदर दून, स्वच्छ दून, जिसके लिए सरकार ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा दिया। स्थिति ये है कि इस राजपुर रोड पर हालत ये है कि यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते और इस राज प्लाजा की स्थिति ये है कि आज ग्राहक का अंदर घुसना मुहाल हो गया। इतना कीचड़, गंदा पानी, सीवर का पानी दुकानों में घुस रहा है और शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। लगातार दुकानदार भाई पिछले 1 महीने से शासन में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और यहाँ पर एक ये काम हो रहा है
और आज स्थिति मैंने आपको बताई, स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं है, ये धोखाधड़ी है, जनता के साथ धोखा है और पैसों की बंदरबाट है। ये स्थिति आज हमारे देहरादून की हो। रुड़की के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमार कार्रवाई की। मैं पुलिस टीम के साथ यहाँ पे सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ पे चेक किए हैं। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के जीजीआईसी काकड़ में अभिभावकों ने रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि जल्द शिक्षकों की तैनाती न होने पर आंदोलन किया जाएगा। अभिभावकों ने कहा कि लंबे समय से जीजीआईसी काकड़ में महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक तक नहीं है। 2006 में स्कूल के उच्चीकरण के बाद से यहां स्थायी प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। प्रभारी प्रधानाचार्य ही स्कूल का संचालन करती है। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मात्र दे रही है और उनमें जिस विद्यालय में एकमात्र ऐसा विद्यालय हमारा काकड़, जहां पे कई समय से प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की पद खाली हैं, जिसकी मांग हम हमेशा बीडीसी में और तहसील दिवस में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कि कोई अध्यापक यहाँ पर नहीं है और गेस्ट टीचर भी यहाँ पे सरकार द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो मेरा अनुरोध है, शिक्षकों की कमी के कारण छात्र संख्या घटती जा रही है और ऐसे समय में हमें बालिकाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहां हमारे पास शिक्षक नहीं है तो हमारे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो ऐसे में हमारा ये जो लड़कियां होती हैं या बालिकाएं होती हैं वो कैसे अपना अध्यापन कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारियों को आयोग ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की एक अहम बैठक ली। निर्वाचन नामावली में 1 जनवरी 2024 की निर्धारित तिथि के प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। एसडीएम सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। इंटर कॉलेज जो आसपास के जो इंटर कॉलेज है उनमें 18 साल के बच्चे होते हैं 12वीं पास, इंटर कॉलेजों से संपर्क कीजिए। मंडे ट्यूजडे की एक अभियान है, उस अभियान के तहत हमको निर्वाचन आयोग का कार्य सक्सेसफुल बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम विद्यालय में रहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हो सकते हैं उसको भरें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साथ साथ बच्चों को साफ सफाई का भी महत्व बताएं। एसडीएम सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम हमने एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित बीएलओ होगी वहाँ पे जाएंगी
और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो लेके आएंगे और जो हमारी वीएलओ है वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म भर। रुड़की के मोहनपुरा में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सिविल लाइन कोतवाली में मृतक के परिजन और सामाजिक संगठनों के लोग कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रदर्शन कर डॉक्टर की गिरफ्तारी करने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगे राम त्यागी ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई थी और मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सवा महीने पहले एक लड़के की गलत ट्रीटमेंट से दवा दे दी गई। जो इंजेक्शन मांस में लगाना था वो नस में लगा दिया, ऑन द स्पॉट वहीं सी उसकी लड़के की मौत होगी। और मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक वो आदमी जो इसमें मुलजिम है वो हाई कोर्ट के 21 तारीख लग रही जो सुना है, हो सका यो उसे टाइम दे रहा हो कि हाई कोर्ट से स्टे ले ले, गिरफ्तारी वारंट ना हो, वहां से गिरफ्तारी में स्टे मिल जाए, फिर हम ना लड़ते रहो। यो हम होने नहीं देने के। हमने 19 तारीख तक का समय दिया है। आज एक सांकेतिक धरना यहाँ सिविल लाइन कोतवाली में रुड़की में था और 19 तारीख के बाद में या तो प्रशासन या हम देखेंगे भाई कहाँ क्या होगा, आमो सामो दंगल होगा भाई। बीते दिनों हमारे एक त्यागी ब्राह्मण समाज परिवार के एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसको मृत्यु हो गई और जिसमें कि काफ़ी टाइम से ये लोग इसके जांच में लगे हुए थे और कोई इनको आश्वासन नहीं मिल रहा था, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो तभी इन्होंने राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मांगे राम त्यागी जी भूमिहार ब्राह्मण समाज के, उनको सूचना दी और उस सूचना के बाद आज एक सांकेतिक धरने के तौर पे अगर आप जांच नहीं करते हैं, दोषियों के खिलाफ आप उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम हाईवे जाम करेंगे। और ये सिर्फ मात्र त्यागी ब्राह्मण समाज के बच्चे की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, सभी के लिए कि झोला छाप डॉक्टरों से किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करा जाए और बचाया जाए। हमने इनको 19 तारीख तक का समय दिया है और अगर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है ठीक है, अन्यथा हम लोग 19 के बाद हाईवे जाम करेंगे। 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर है। देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जो है लगातार जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हुई है। वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबोध गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग लूट को अंजाम देने के साथ से 1-2 महीने पहले रैकी करते थे और ऐसी जगह को चुनते थे जहां से लूट करके आसानी से भागा जा सके। रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार। और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अन्य प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आए हैं कि जेल से भी कुछ ऑपरेशन ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो मुझे जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं और इसमें 2 मदद करने वाले जो इस गैंग को फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते थे बिहार के वैशाली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, को वारंट बी पर भी लाया जा रहा है। तो अन्य पूछताछ से मुझे लगता है कि काफी सारी जानकारी हमें मिलेगी जिसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होना संभव है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।